नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता होता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी ऐलान के साथ दोस्तों आचार संहिता लग चुका है पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में आचार संहिता के नियम क्या होते हैं, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, आम जनता को या बाकी लोगों को, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। इसके नियम क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार जी, उनका एक संदेश है, आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। My appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। तो जी हाँ, चुनाव का पर्व शुरू हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा महोत्सव, चुनावी महोत्सव, जो लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 5 वर्षों में एक बार आता है। 2024 में होने जा रहा है और शायद ये इस बार का ऐसा आखिरी ऐसा हो जिसमें हम लोग अलग अलग से चुनाव देख रहे हों, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट भी आई हुई है कि अगले वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हो सकता है लोकसभा के साथ ही सारे चुनाव हों, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। रामनाथ कोविंद जी की एक रिपोर्ट आई है 18,000 पन्नों की, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज बात करते हैं आचार संहिता की। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने आज ही के दिन में 7 फेज में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा कर दी है। ये 7 फेज में इसलिए होगा क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम लोग, और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। तो ऐसे में एक चरण में एक ही साथ चुनाव करा लेना ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ 7 फेज में चुनाव होंगे और अलग अलग सीटों पर चुनाव होंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक फेज में एक ही राज्य का हो जाएगा, इसमें कई राज्य ऐसे आ रहे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें सातों फेज में वोटिंग होनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके डेट भी अनाउंस किया गया है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहा है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, इसके बाद 20 मई, 25 मई, 1 जून और 4 जून को नतीजे आने हैं। यानी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन जीता और किस पार्टी का नेता बनेगा अगला प्रधानमंत्री। ये 4 जून को फैसला हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग की घोषणा होती है चुनाव तारीखों की, उसी दिन से चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू करने की घोषणा कर देता है। आचार संहिता है क्या? आचार संहिता को आप ऐसे समझो, एक ऐसे नियमों की लिस्ट है जिसको सभी राजनीतिक दल मिलजुल करके चुनाव आयोग के साथ मिल करके डिसाइड करते हैं। ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है। चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव आयोग को ही ये जिम्मेदारी मिलती है कि कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करें। इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया जाता है कि चुनावी दौरान, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोग अग्रेशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी तंत्र का भी, जैसे सत्ता में जो है वो सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें ना होने पाए, प्रचार के नियम क्या हों,
ज्यादा लोग इकट्ठा कहीं हो रहे हैं तो वो ना हो। ये सब चीजों के नियम जो हैं ये बताए जाते हैं इसमें। तो इसी को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। हर एक नियम तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मुख्यतः मुख्यतः नियम है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक समूह है, जो राजनीतिक दल और इनकी सहमति से चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग हर एक चीज कह दे अपने मनमानी से तो वो सब लागू होगा, नहीं। इसमें राजनीतिक दलों की जो मुखिया होते हैं उनकी सहमति भी होती है। तो चुनाव आयोग की अहम भूमिका होती है क्योंकि इन्हीं को लागू करवाना होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, उसी में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, और चुनाव आयोग द्वारा ये लगाए जाने वाले कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बताया गया है। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग जो है इसी की जिम्मेदारी होगी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति तक के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव आयोग एक बहुत ही पावरफुल कमीशन है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि 2 चुनाव आयुक्त तो है ही नहीं, केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त बचे थे। उसके बाद जिनमें से एक तो रिटायर हो गए और अपना मतलब कार्यकाल पूरा किए, और एक जो है इस्तीफा दे दिए थे, अरुण गोयल साहब। लेकिन अभी 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई और अब एक बार फिर से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग तो पूरा हो गया। चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि राजीव कुमार जी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें एक सुखवीर सिंह संधू हैं और दूसरे नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार। तो अब इन सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के का आयोजन करना पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होना है। ठीक है जी। अब इसमें चुनाव आयोग ने तारीखों घोषणा कर दी है। अब इसी दिन से, यानी कि चुनाव आयोग की घोषणा की तारीख से लेकर के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, चुनाव प्रक्रिया पूरी कब तक मानी जाएगी? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आ जाएगा तो मतलब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। तो 4 जून तक जब रिजल्ट आ जाएगा तब तक की चुनाव प्रक्रिया है और तभी तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, और अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो पूरे राज्य में लागू होता है। मतलब मान लो अगर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव है तो उस राज्य में ही केवल लागू होगा, बाकी राज्य में नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में लागू होगा। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी प्रत्याशी, एक मोटा मोटा जान लो, उसके बाद अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई सरकारी संस्था सेवाओं में है तो वो सरकारी गाड़ी का या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विमान का या बंगले का चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन नहीं देगा। पैसों का प्रलोभन भी नहीं दे सकते हैं, पकड़े जाने पर जुर्माना और फिर सख्त कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक दल, प्रत्याशी, नेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होती है। इसको अभी हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी, नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति बोले तो जो सरकारी संपत्तियां हैं, ठीक है, उनका यूज किसी भी पार्टी या किसी नेता के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे अभी वर्तमान में मान लो सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी जो है ये किसी भी प्रकार का जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में आज से नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए। हाँ, पर्सनल खर्चे पर कर सकते हैं। चंदा बटोरे हों, इकट्ठा किए हुए हों, खुद रखे हों, खूब ढेर सारा पैसा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र का, सरकारी मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार की तरफ से कि चलो हम इस योजना का उद्घाटन कराने के लिए रैली निकाले और गए वहां योजना का उद्घाटन करने, बदले में प्रचार कराए। ऐसा नहीं किया जा सकता है ना। चलिए, अब इसके कुछ विशेषताएं जान लीजिए और फिर नियम एक एक करके बात करते हैं। ये निर्धारित करती है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। यही चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है कि सभी दल और उम्मीदवार जो है वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसा करना चाहिए आदर्श रूप में। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्रा करने, मतदान के दिन गतिविधियां और सत्ताधारी दल के कामकाज, ये सभी संहिता के निर्धारित होते हैं। मतलब इसी आदर्श आचार संहिता के अनुसार ही, अनुरूप ही डिसाइड होंगे कि रैली कैसे करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक करनी है,
माइक लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, तो कब से कब तक यूज कर सकते हैं, कब से नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर वगैरह की बात करें तो सुबह में 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ही केवल लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं। बाकी 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना है, रैलियों का यूज करना नहीं है, और कोई अगर मान लीजिए मीटिंग्स वगैरह बुला रहे हो तो वो भी नहीं बुलाना है 10 बजे रात के बाद। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। केवल प्रधानमंत्री को ऐसी चीजों से छूट है, अगर वो किसी चीज का उद्घाटन करने जा रहे हैं या आधिकारिक ऑफिशियल दौरा कर रहे हैं तो वो छूट है। बाकी लोगों को छूट नहीं है, बाकी किसी भी सदस्य को। विमान, वाहन इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार सरकारी तंत्र का यूज नहीं करेगा अपने चुनाव प्रचार के लिए। इसके अलावा हाँ, अब ऐसा नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री को कहीं जाना हुआ, मान लीजिए कोई विदेशी दौरा है या फिर किसी राज्य में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई समिट है, इन सब का दौरा है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री वगैरह जा सकते हैं, या फिर जो विदेश मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, काम काज जो है वो सरकारी काम चलेगा, लेकिन उसमें चुनाव प्रचार ना शामिल हो, ये ध्यान में रखा जाए। कई मीटिंग्स, कई चीजें उद्घाटन करना है मान लो, तो उसमें चुनाव आयोग से सहमति भी लेना पड़ सकता है। उसमें चुनाव आयोग से जाकर के कह सकते हैं देखो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम किसी प्रकार का प्रचार करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, ये पहले से शेड्यूल था और ये चीजें करना है हमें, इसके लिए अनुमति चाहिए, तो फिर वो चुनाव आयोग जो है विचार करके अनुमति देगा। चुनाव आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यानी चुनाव आयोग के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उनको नियुक्ति की जाती है एक जगहों पर। अब ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट जो वर्तमान में सत्ताधारी है वो किसी अधिकारी को दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगे आचार संहिता के दौरान, अपने मन मुताबिक सेट कर दे वहां पर फील्ड। ऐसा नहीं किया जा सकता। चुनाव जब आचार संहिता लागू हो गया तो फिर स्थानांतरण नहीं होगा, पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती अगर आवश्यक मानी जा रही है तो पहले आयोग से अनुमति ली जाएगी कि यहाँ पर इस अधिकारी की नियुक्ति बहुत आवश्यक है। तब मतलब जब भी कोई चीज ऐसा लगे कि बहुत आवश्यक है ये करना, तब सरकार उससे चुनाव आयोग से परमिशन ले करके वो चीज कर सकती है। अब वो डिपेंड करेगा परमिशन मिलता है कि नहीं। चुनाव आयोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क निषेध है। चुनाव के दौरान कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके दौरान सरकारी खर्चे पर नहीं करा सकता प्रचार। आप देखोगे पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, या फिर टीवी, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब पर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सरकारी खर्चे से नहीं किए जा सकते। अब आप कहोगे क्या सरकारी खर्चे का यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए? बिल्कुल किया जाता है। आप कोई योजना देखते हो, कोई भी योजना किसी भी सरकार की, सब करती हैं कि सरकारें जब कोई योजना लाती हैं तो वो योजना बहुत ज्यादा करके, अगर मान लो कि एग्जांपल बताऊं रफली, तो 3 से 4 करोड़ मान लो अगर किसी योजना पर खर्च होने हैं, 10 करोड़ खर्च होने हैं, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए 30-40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, है ना। तो यानी कि योजना लाई जाती है, उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और उसमें योजना से कभी कभी ज्यादा मात्रा में तो एडवर्टाइजमेंट का फीस लग जाता है। तो सरकारें भी कराती हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जब आचार संहिता लग जाए तब सरकारी खर्चे से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अपना पर्सनल मनी यूज कर सकते हो या पार्टी फंड का पैसा यूज कर सकते हो। चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी किए गए कार्य आदेश संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कार्य शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। मान लो अगर कोई चीज, कोई कार्य है, कोई योजना है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता की घोषणा करने से पहले अगर वो कार्य शुरू हो गया तब तो चलेगा। अगर शुरू नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जाकर के वहां शिलान्यास कर रहे हैं या जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आचार संहिता लागू है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, और चुनाव पूरा होने तक किसी भी नए लाभार्थी को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कोई भी आवास योजना हो, जैसे इंदिरा आवास योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के द्वारा जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया तब नए नए लाभार्थी को घोषणा करने लगे कि गए इस क्षेत्र में मान लो इन लोगों के पास आवास नहीं है तो अनाउंस कर दिए भैया वोट हमको दो, अनाउंस कर दिए ये इतना। ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो जब लागू हो गया तो नहीं कर सकते, उसके पहले किए हैं तब ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रहे कार्यों को जारी रखा जा सकता है, काम अगर चल रहा है तो जारी रखेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार चुनाव के समापन के लिए तय किए गए समय के समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि में
चुनाव जब बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है उसके पिछले 48 घंटे में सारा प्रकार का प्रचार बंद, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट बंद। यहाँ पर देखो सिनेमा, टेलीविजन या अन्य इसी तरह के उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी चुनाव सामग्री अथवा प्रचार को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इवन सिंबल भी अगर लेकर दिखाई दे देते हैं तो फिर वहां पर कार्यवाही की जाती है। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने से या जुलूस निकालने के लिए पुलिस अधिकारियों से पूर्व सहमति लेनी जरूरी है, अनुमति लेनी जरूरी है। कोई भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर अगर सभा करने जा रहे हो तब रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही आयोजित करनी है कोई भी जनसभा वगैरह करनी है तो। इसके अलावा मतदान के दिन जब वोटिंग हो रही हो तो उस वोटिंग के दिन 100 मीटर के दायरे में बिल्कुल आपको जो चुनाव के जो प्रचारक हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, दूर ही रहेंगे, वोटों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये चीजें हैं, ये नियम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। आई होप आपको ये ब्रीफली थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव अगर लगी है तो इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ जिनको पता चल जाए क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट आरआरबी रेलवे की टेक्नीशियन की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बैच लाया गया है एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इस ऐप पर आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। वहीं पर रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम्स के बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप उनको जाकर के बहुत ही नॉमिनल फीस पर इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने भेज दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।